मुझे जहां तक याद है, मुझे लगता है आपके सम स्पेशल फंक्शंस पे थे हम, और मॉडुलस फंक्शन शायद हमने लास्ट कवर किया था, बट प्लीज अपडेट मी। दिव्यांशु, तबीयत कैसी है? सर ठीक हूँ मैं। मैंने करी हुई थी क्लास, लास्ट वाली नहीं करी थी, लास्ट वाली में घर पे नहीं था, उससे पहले वाली तो करी थी मैंने, उससे पहले से तो कुछ हाँ, उससे पहले की थी तूने, बट वही लास्ट में तो फिर से नहीं था, तो मुझे लगा। नहीं सर, वो बाहर चले गया था मैं, ओके। घर पे था नहीं। देवांश, रोशनी, अक्षत, कोई भी मेरे ये को सब अपडेट बता रहा हूँ, कर जस्ट मिनट, वो कॉपी ढूंढ रहा था मैं अपनी। सर मैं मॉड्यूलस कराया था स्पेशल फंक्शन में लास्ट। सर मॉड्यूलस फंक्शन का रेंज और डोमेन बिल्कुल, एक क्वेश्चन भी किया होगा हमने मॉडुलस फंक्शन पे ना, Yes. और एक क्वेश्चन दिया भी होगा इनफैक्ट। मैंने होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दिया होगा तुम्हें, अब मेरे को याद आ गया। यस, which was a क्वेश्चन जो हमारा ऑलरेडी जेई में आ चुका है। क्वेश्चन वही था, आई गेस ये क्वेश्चन दिया था, ये भी चेक कर लो जरा, इसका वी हैव टू फाइंड डोमेन। हुआ सॉल्व? नो सर। ओके, चलिए, अगर इसका डोमेन निकालते हैं तो डोमेन की यूनिवर्सल कंडीशंस तो दो ही थी यार। एक कंडीशन थी डोमेन के लिए कि हमारे पास जो भी सो द फर्स्ट कंडीशन वाज कि रूट अगर इन्वॉल्व है किसी भी एक्सप्रेशन में तो रूट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन वाज कि अगर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए जीरो के बराबर। यहाँ पे रूट भी इन्वॉल्व है, डिनोमिनेटर भी है। रूट के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन, नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और रूट के अंदर वाली वैल्यू जीरो के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। तो पहली बारी में तो मैं ये लिख सकता हूं दैट मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और दूसरी बात मॉड एक्स माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर इन दोनों को कंबाइंड करूं तो यहीं से ही बोल सकता हूं कि मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, सिर्फ इक्वल्स टू जीरो भी नहीं होना चाहिए। यानी कि मॉड एक्स एक्स से बड़ा, मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन एक्स। अब आप मॉड एक्स को देखिए जरा, मॉड एक्स क्या वैल्यूज लेता था। मॉड एक्स जो वैल्यूज लेता था, या तो लेता था एक्स अगर एक्स की वैल्यू हो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और या लेता था माइनस एक्स अगर एक्स की वैल्यू हो नेगेटिव। आपको मॉड एक्स एक्स से बड़ा चाहिए, यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनका अगर मॉड ले तो वो वैल्यू बड़ी आए और एक्स छोटा है। अगर एक्स को पॉजिटिव रखेंगे, थिंक अबाउट दिस, ऐसे सोचो इसके बारे में, अगर एक्स को पॉजिटिव रखेंगे तो दोनों सेम ही आएंगे। मॉड मॉड 4 और 4 दोनों का आंसर सेम ही है, मॉड 5 5 दोनों का आंसर सेम ही है। जीरो, मॉड 0 0 होता है, एक्स भी 0 होता है। तो अगर मैं एक्स को कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखता हूं तो नहीं बनेगी बात, मॉड एक्स एक्स से बड़ा नहीं होगा, मॉड एक्स एक्स के बराबर होगा। इनफैक्ट यहाँ पे डिफाइन भी मैंने इसीलिए करके दिखाया आपको कि मॉड एक्स की वैल्यू एक्स के ही बराबर होती है अगर एक्स पॉजिटिव है तो, बट मॉड एक्स विल बी माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। मतलब अगर आप एक्स को नेगेटिव रखेंगे तो देखिए -4 रखिए, -4 का मॉड होगा 4 और ये होगा -4, विच इज ट्रू, 4 इज ग्रेटर देन -4। तो मॉड एक्स एक्स से बड़ा कब होगा? जब एक्स होगा नेगेटिव। आर नेगेटिव बोल देते हैं, रियल नेगेटिव, या फिर इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो तक, जीरो के बराबर भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर जीरो के बराबर रखेंगे तो पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगी। यानी कि आंसर सर। हाँ जी, हाँ सर, सॉरी सर, मैं लेट हो गया, थोड़ा पावर कट था। अभी क्या करा है आपने?
नो इश्यूज ऋषिक, काम तुम बहुत खत्म कर चुके हो, तुमने लास्ट क्लास भी छोड़ दी विच वाज, सर लास्ट क्लास आया था मैं। नहीं बीच में तुम चले गए थे, नहीं नहीं सर मैं तो था। मुझे तो लगता है शायद तुम लास्ट क्लास में बीच में चले गए थे, क्योंकि मैंने टेक्स्ट डाला हुआ है निष्कर्ष सर को कि ऋषिक की क्लास, ऋषिक तुम चले गए थे बीच से, कोई से बोलो कि वो रिजॉइन करें। सर कोई होगा सर, मैं देख लूंगा तो। ओके चलो कोई नहीं, हमने एक क्वेश्चन दिया था बस, मॉडेक्स हमने मॉडुलस फंक्शन करा था लास्ट क्लास में। हम टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन कर रहे हैं, बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन कर रहे हैं, तो इसी में ही हमारे सामने मॉडुलस फंक्शन तक हम देख चुके थे, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के फंक्शन होते हैं। मॉडुलस फंक्शन में हमने एक प्रॉब्लम दी थी लास्ट क्लास में, अभी तो वो सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करी है, प्रॉब्लम पुरानी जेईई मेंस की है। fx is equals to 1 upon under root of mod x minus x हमें दिया गया था, and we have to find the domain of this function। तो हमने यही बताया कि डोमेन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। डोमेन के लिए दो यूनिवर्सल कंडीशन होती हैं, दोनों लगाई, तब हमने देखा कि x का क्या आंसर बनना चाहिए था। हम क्या पुट कर सकते हैं x की जगह, माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक कुछ भी पुट कर सकता है। अभी इसको समझ ले, अगर नहीं समझ आती है कोई भी बात तो मुझसे पूछ ले। सम स्पेशल फंक्शंस हम कर रहे थे, जिसमें पहला हमने एग्जांपल किया था मॉडुलस फंक्शन का। अब इसके बाद दो तीन फंक्शन इंपॉर्टेंट जो हम करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनसे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और फंक्शंस के सारे क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के बारे में कैलकुलस में हम बातें कर रहे होंगे। कैलकुलस बहुत ही बड़ा पोर्शन है जो जेईई में आता है, एंड इट कंस्टिट्यूट्स अराउंड 25 to 30% ऑफ आवर पेपर। वो अलग बात है 11th में कैलकुलस बहुत कम है, बट 12th में कैलकुलस बहुत ही ज्यादा है। आधा पूरा पोर्शन 12th का कैलकुलस से ही भरा हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं। तो फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे पास, और क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस दिखाता है, जो हम ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ आवर सिलेबस यूज कर रहे होंगे। अब उसमें हम कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस करा रहे थे, इससे पहले के जितने भी फंक्शंस हैं वो मोस्टली हमने डिस्कस कर ही लिए सारे, अदर देन फंक्शंस आल्सो लाइक लॉगरिथम, मॉडुलस, ये दो काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। कल हमने कुछ लॉगरिथमिक फंक्शंस के भी डोमेन निकाले थे, व्हिच इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज तो थी जी ये, अब बढ़ते हैं जरा अपने अगले टाइप ऑफ फंक्शन पे। कैन आई रब इट, कैन क्लियर द स्क्रीन, तो बचा है तो प्लीज। ओके चलिए तो शुरू करते हैं। सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन में पहला पार्ट था मॉडुलस फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन थोड़ा स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है क्योंकि काफी यूज होता है। नाउ सेकंड इज सिग्नम फंक्शन, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बस आपको समझना है कि क्या ये कह रहा है। कोई भी फंक्शन सिग्नम फंक्शन बोला जा सकता है अगर वो इस फॉर्म में हो तो। जैसे ये मैं अभी जो आपके सामने लिखने वाला हूं, ये है सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। इसको हम ऐसे लिख देते हैं एस जी एन ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स, ये सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब है कि देखिए इसका वैल्यू होगा मॉड एक्स अपॉन एक्स, या इसका वैल्यू होगा 0। कोई भी फंक्शन सिग्नम बोला जा सकता है अगर फंक्शन कुछ इस टाइप का है, एफ एक्स का मॉड डिवाइडेड बाई एफ एक्स, यानी कि ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो मॉड में लिखा हो, नीचे जो एक्सप्रेशन लिखा है वो नॉर्मल लिखा हो, तो वो एक सिग्नम फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट काइंड के, ये लिखनी नहीं है चीजें, आपको बाद में लिखना, पहले जो मैं लिखवाऊंगा वो लिखना। बस यहां से तो समझ लो सिग्नम फंक्शन कैसे होते हैं। जैसे ये है सिग्नम फंक्शन ऑफ x-1, जो मैं भी लिख रहा हूं।
तो ऊपर लिख दिया x माइनस वन का मॉड डिवाइडेड बाई x माइनस वन। ये है सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये है सिग्नम फंक्शन ऑफ साइन एक्स। तो सिग्नम का मतलब ये है सर मैं कह रहा हूँ सर थोड़ा डार्क कलर यूज कर लो, थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। देख मेरे को ज्यादा डार्क के बारे में पता नहीं, तो मेरे को बता दिया। ये बता, ये चलेगा? क्यों दिवांशु, ये वाला चलेगा? यस सर। मेरे को बता दियो, अगर आगे भी दिक्कत हो तो मतलब मैं भी बता सकता। तो ये हो गया सिग्नम ऑफ साइन एक्स। सिमिलरली ये हो गया सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर। तो किसी भी चीज का सिग्नम फंक्शन मतलब ऊपर उसी का मॉड डिवाइडेड बाय सेम फंक्शन, ये सिग्नम फंक्शन होता है। हम आपके सामने बहुत ही सबसे सिंप्लीफाइड सिग्नम फंक्शन को रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं, सिग्नम ऑफ एक्स। सिग्नम ऑफ एक्स का मतलब है मॉड एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पे वैसे तो एक्स को हम जीरो रख ही नहीं सकते, इस केस में तो हम एक्स को जीरो नहीं रख सकते, इसलिए जब एक्स जीरो होगा तो आंसर होगा जीरो। ये डिफाइन इस तरीके से करा जाता है। और जब एक्स जीरो के इक्वल नहीं होगा तो ये होगा मॉड एक्स अपॉन एक्स। नाउ मॉड एक्स अपॉन एक्स कैन बी सॉल्व। सॉल्व कैसे करा जाएगा? तो इसी चीज को हम मॉड एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स या माइनस एक्स। तो एक्स अपॉन एक्स यानी कि वन होगा सिग्नम फंक्शन का आंसर अगर एक्स है आपका ग्रेटर देन जीरो। आपके सिग्नम फंक्शन का आंसर होगा जीरो अगर एक्स है जीरो, और आपके सिग्नम फंक्शन का आंसर होगा माइनस वन अगर एक्स है नेगेटिव। ये सिग्नम ऑफ एक्स के आंसर लिख रहे हैं आप। तो सिग्नम ऑफ एक्स या सिग्नम ऑफ एनी फंक्शन विल ऑलवेज बी वन, जीरो एंड माइनस वन। वन होगा वो जब भी वो पूरा जो भी जिस भी फंक्शन का आप सिग्नम निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव है। माइनस वन होगा वो जब जिस भी फंक्शन का आप सिग्नम निकाल रहे हैं अगर वो नेगेटिव है। और जीरो होगा वो अगर जहां पे भी वो फंक्शन जीरो हो रखा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ये वाला डिफाइन करके दिखाना चाहूंगा एक बार। मॉड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, दिस इज बेसिकली सिग्नम ऑफ एक्स माइनस वन। इसके क्या क्या आंसर्स बनेंगे और कैसे डिफाइंड होगा? जब एक्स माइनस वन पॉजिटिव होगा तब यह आंसर बन रहा होगा वन। और x माइनस वन पॉजिटिव कब होगा? जब x होगा ग्रेटर देन वन। इसका आंसर आ रहा होगा जीरो अगर x की वैल्यू रखेंगे वन, और इसका आंसर आ रहा होगा माइनस वन अगर x की वैल्यू की बात करें लेस देन वन। इसी तरीके से हम सारे के सारे सिग्नम फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सिग्नम x मॉड ऑफ दैट फंक्शन डिवाइडेड बाय x, मॉड ऑफ fx अपॉन fx की फॉर्म का होगा हमेशा। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। आंसर्स तो इसके माइनस वन, वन या जीरो ही रहेंगे, तो रेंज तो इसकी फिक्स्ड है। डोमेन जो आप चाहें, तो हम इसके आंसर्स कुछ ऐसे देते हैं। सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूं मैं से। यहाँ पे भी ये ब्लैंक डॉट है, यहाँ पे भी ब्लैंक डॉट है, डार्क सर्कल यहाँ पे। तो जब x की वैल्यू जीरो होगी तो y भी जीरो होगा। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो y होगा वन। जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो वैल्यू होगी माइनस वन। इस तरीके का कुछ ग्राफ बन रहा होगा सिग्नम फंक्शन का। अगर इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन होता है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज के अंदर सिर्फ तीन एलिमेंट्स आएंगे, जीरो, वन या माइनस वन। और साथ साथ ये एक ऑड फंक्शन होता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका सेम ग्राफ है। तो अगर इसके नेचर की हम बात कर रहे हैं तो नेचर में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक
दिस इज एन ऑड फंक्शन। अगर आप x की जगह -x रखेंगे तो पूरा फंक्शन माइनस टाइम्स हो जाएगा, तो these functions are known as odd functions। and second कि ये discontinuous है। discontinuous at x is equals to 0। तो ऋषिक तुमने ऑड फंक्शन इवन फंक्शन समझा था कल हम लास्ट क्लास में हमने समझाया था, तो अब यहां से तुम्हें याद आ जाना चाहिए कि तुमने क्लास करी थी कि नहीं। नहीं सर, मिस हो गई है मेरी क्लास। मैं वही बता रहा हूँ तुमसे, मुझे याद है। सर तो उससे क्लास पहले की लीव की थी थोड़ा मैंने। पोर्शन देख लियो। तूने क्लास में था तो तूने बीच में शायद लीव करी थी। हाँ सर, वो कोई होगा सर, मैं देख लूंगा, मैं पूरी देख लूंगा सर, फिर से क्लियर हो जाएगा। उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन ही कराए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट क्लास है, देख लियो। यस। फंक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है यार सभी लोगों के लिए, ये बात तो। फंक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है, 11th और 12th दोनों क्लास में आता है। कुछ कुछ चीजें 11th में पढ़ाई जाती हैं, कुछ कुछ चीजें 12th में पढ़ाई जाती है। हम आपको बहुत सारी चीजें 11th में पढ़ा देंगे। 11th का सिलेबस कम होता है फंक्शंस का, बट हम ज्यादा पढ़ाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि फंक्शंस में आपको काफी चीजें आनी चाहिए। 12th में चल के फिर से रिविजन भी कराएंगे इन सारी चीजों को, जो भी पढ़ रहे हैं बस थोड़ा तेज करा रहे होंगे रिविजन, इतना धीरे नहीं चल रहे होंगे। अभी तो हम आपको हर चीज का आंसर भी करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, जो आप चीजें पूछने चाहते हैं वो सब पूछ सकते हैं। उस टाइम हम क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, आपके डाउट्स तो तब भी क्लियर होंगे नो डाउट, बट क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, थ्योरेटिकल पार्ट पे कम। अभी हम ये इतनी सारी चीजें लिखवा रहे हैं, उस टाइम हम ग्राफ बनवाएंगे, बट हमें नेचर में और चीजें भी ऐड करनी होंगी, और भी चीजें हम आपको बता रहे होंगे कुछ। हाँ जी, कैन आई क्लियर द स्क्रीन? कोई बचा है तो प्लीज टेल मी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं था वैसे हमारा, कभी कभार यूज होगा और आसान ही है समझना में। इंपॉर्टेंट फंक्शंस होंगे हमारे जो नेक्स्ट आने वाले। तो सर आप इसकी रेंज क्या लिखी है वो बता दीजिए। रेंज होगी इसकी 0, 1 या -1 सिर्फ। आप x को कुछ भी रखिए, रख के देख ले, पॉजिटिव रखेगा तो 4/4 बन जाएगा। लाइक तूने x को 4 रखा तो mod 4/4 विच इज 1। x को पॉजिटिव में कुछ भी रखेगा तो ये mod x की तरह ही ओपन हो जाएगा ना भाई। mod x की दो ही वैल्यू है, x या -x। mod x होगा तो ये बन जाएगा x/x 1। mod x -x होगा तो ये बन जाएगा -x/x यानी कि -1। तो रेंज और 0 पे हम खुद डिफाइन कर रहे हैं, 0 पे आपको बताया जा रहा है कि 0 पे इसकी वैल्यू 0 है। तो रेंज हमेशा बस 3 ही वैल्यूज हो सकती हैं देवांश, या तो 0 या तो 1 या तो -1, और कोई भी सिग्नम फंक्शन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हर सिग्नम फंक्शन की सिर्फ 3 ही रेंज होगी, 0 +1 -1। कम ही हो सकती है, इससे हो सकता है तीनों में से कोई सी भी ना, मतलब तीनों में से एक ना आ रही हो वैल्यू, लाइक 1 और -1 ना आ रही हो। जैसे कि mod x² mod x² में 0 और 1 ही आएगा आंसर, -1 कभी आ ही नहीं पाएगा। इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि x² कभी नेगेटिव नहीं होता। तो कम ही हो सकती है इससे रेंज, कभी इससे ज्यादा नहीं होगी। सर हाँ जी पूछिए। सर सर्कल्स का बता दो जो आपने y एक्सिस पे बनाया है और वो 0 पे आपने क्लोज बनाया है। सर्कल है मतलब ये ब्लैंक डॉट है। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, इतना बड़ा नहीं बनाना था वैसे, तो छोटा सा ही बनाते हैं हम। इसका मतलब ये होता है कि भाई जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये वैल्यू नहीं है, यहाँ पे नहीं है वैल्यू, ऊपर ना नीचे है, ये है
ब्लैंक डॉट का मतलब होता है कि ये वैल्यू कंसिडर नहीं करी जा रही है। ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल, एग्जैक्टली। ओपन इंटरवल को ब्लैक डॉट की तरह से दिखाते हैं और क्लोज्ड इंटरवल को ये डार्क डॉट की तरह दिखाते हैं। ओके सर। एक पॉइंट लिख लो बस इसके बाद हैशटैग these type of functions come in the category of these type of functions come in the category of piecewise constant functions. पीसवाइज कांस्टेंट फंक्शंस, ये पीसवाइज भी है, मतलब दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन से भी हम इसे बता रहे हैं, बट ये कांस्टेंट भी है। Now the third type of function is, which is very important, greatest integer function, या इसी को ही हम फ्लोर फंक्शन भी बोल देते हैं। नाम और होता है इसका वैसे तो, सर ये स्टेप फंक्शन होता है ना? बिल्कुल, स्टेप वाइज फंक्शन भी बोल देते हैं इसको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्लोर फंक्शन। अब पहले इसे समझते हैं कि क्या है इसका मतलब, हम क्या कर रहे हैं। देखो सपोज पहले समझो, लिखना बंद कर दो जरा मेरे साथ। आपने कोई भी वैल्यू लिखी, सपोज ये एक वेरिएबल है 6.49, एक वैल्यू, वेरिएबल छोड़ देंगे 6.49 है। 6.49 को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं, एक इसका इंटीग्रल पार्ट और एक इसका फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट होगा इसका 6, फ्रैक्शनल पार्ट होगा इसका 0.49। सिमिलरली हर वैल्यू को मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं कि उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है और उसका इंटीग्रल पार्ट क्या है। लाइक 1 को अगर मैं ब्रेक करना चाहता हूं तो 1 का इंटीग्रल पार्ट है 1, फ्रैक्शनल पार्ट है 0। फ्रैक्शनल मतलब कितना फ्रैक्शन में है इसका पार्ट, और इंटीग्रल पार्ट मतलब कितने इंटीजर्स हैं इसके अंदर। तो हर वैल्यू को हम दो हिस्सों में तोड़ के लिख सकते हैं, एक उसका इंटीग्रल पार्ट और एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ये जो इंटीग्रल पार्ट है अभी हम इसको ही डिस्कस कर रहे हैं। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर देखिए आपका कोई भी नंबर x है, हमें नहीं पता ये x क्या है, ये x एक वेरिएबल है, इतना पता है, क्या वैल्यू लेगा, कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो इसके लिए दो चीजें डिफाइन करी गई, एक ये which is known as greatest integer function of x, and एक ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर x which is known as fractional part of x. So this is greatest integral part of या greatest integer function of x, GIF of x, greatest integer function of x, and this is fractional part of x. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हम इन दोनों चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टू टाइप ऑफ फंक्शन हमारे यही होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है जी fx इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये जो बाहर तो बिग ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, इनका काम ये है, जैसे मॉड का काम क्या होता था, बताओगे मुझे, फटाफट अपडेट कर दो, मॉड का क्या काम था? सॉरी बताओ, मॉड का क्या काम था? मॉड्यूलस, मॉड का काम क्या था? व्हाट डज मॉड डू? सर नेगेटिव से वो पॉजिटिव बना, पॉजिटिव बना के भेजेगा सारी वैल्यूज को। ऐसे ही इसका काम ये है कि ये इंटीजर बना के भेजेगा वैल्यू को। आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालेंगे, ये इंटीजर ही बाहर निकालेगा। इसका काम ये है, ये इसकी फंक्शनिंग है, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको इसीलिए बोला जा रहा है कि y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का काम ये है
कि आपने इसके अंदर कोई भी इनपुट डाला, ये उसको इंटीजर बना के बाहर भेज देगा। और कैसे बनाएगा इंटीजर, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो अगर सपोज आपने इसके अंदर कोई भी इंटीजर डाला, तो ये उससे जो जस्ट छोटा इंटीजर होगा वो वैल्यू बाहर निकाल देगा। और अगर इसके अंदर आपने इंटीजर ही पुट करा, तो ये कहेगा अब मैं क्या करूं इसमें, ये तो खुद ही इंटीजर है। जो खुद ही इंटीजर है उस पर तो इसकी कोई फंक्शनिंग है ही नहीं, क्योंकि इसका तो काम ही इंटीजर बनाना है। बट अगर आपने इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करी, तो वो इंटीजर बन के बाहर निकलेगी। और कौन सा इंटीजर, फॉर एग्जाम्पल आपने इसके अंदर 6.4 पुट करा जैसे, तो 6.4 से जस्ट छोटा जो इंटीजर होता है, कौन सा होता है 6.4 से छोटा इंटीजर? 6 मतलब 6 होता है। 6.4 से छोटा इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो 6.3 6.2 ये सब तो इंटीजर है नहीं, 6 ही इंटीजर है। इससे छोटा तो 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू। सिमिलरली आपने 7.21 इसका इस पे लगा दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका काम है इसको इंटीजर बनाना। कैसा इंटीजर बनाना? इससे जो भी छोटा इंटीजर होगा। आंसर बता दीजिए इसका जरा। 7 इसका आंसर बताएंगे 0.2 0 0। अक्षत, इसका आंसर बता। -1.4। देवांश सर -1। -1। दिव्यांशु सर 2 -2। -2। यस। सर अब ऐसे -2 सोचो। क्यों होगा? हाँ, यही हम बताने जा रहे हैं। -2 क्यों होगा, ये कंफ्यूजन होता है। मैं यहाँ पे देख, -1 पॉइंट हमने क्या बोला कि क्या करेगा, ये अपने से जस्ट छोटा इंटीजर आंसर दे देगा। -1.4 से छोटा इंटीजर रोशनी क्या होता है, -1 या -2? -1 क्या -1.4 से बड़ा नहीं होता? यस सर। तो अगर हम ऐसे देख सकते हैं इस चीज को, ये देखो यहाँ पे -1 आ रहा होगा, यहाँ पे -2 आ रहा होगा कहीं, और बीच में -1.4 आ रहा होगा। इससे छोटा इंटीजर -2 होता है, ना कि -1। तो जब भी हम नेगेटिव वैल्यूज की बात कर रहे होते हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज में हमें लगता है कि आंसर डायरेक्ट दे दे -1, नहीं होगा। तो क्या -6.5 का आंसर बताओगे देवांश? -6.5। नो आइडिया सर। माइनस सर नो आइडिया। -7। -7। जो छोटा इंटीजर है वो बताना है। नेगेटिव वाले पार्ट में -6 अगर डायरेक्टली आंसर देंगे तो वो बड़ा आंसर हो जाएगा। -7 आंसर देना होता है। ओके सर। ठीक है। तो पॉजिटिव में ओके। होगा तो फिर भी छोटा। पॉजिटिव में तो सीधा, पॉजिटिव में तो जो छोटा, ऐसे समझ लिया तो, लॉजिक से समझ लिया तो बात, कि जो भी जस्ट छोटा उससे इंटीजर है वो दे दो। या फिर अगर डायरेक्टली ऐसे समझना है कि जी चलो मैं याद कर लूं इस चीज को, तो ऐसे याद कर सकता है कि पॉजिटिव में तो जो इंटीजर दिखाई दे रहा है वही दे दे आंसर, नेगेटिव में जो इंटीजर दिखाई दे रहा है वो नहीं, उससे छोटे वाला इंटीजर आंसर दे, क्योंकि वो उससे छोटा होगा। सो दिस इज नोन एज इंटीग्रल पार्ट फंक्शन भी बोल दिया जाता है इसको। और मैं अभी इसकी फंक्शनिंग भी लिखवा देता हूं आपको, क्या करता है ये। So greatest integer function of x is equal to the greatest integer less than or equal to x। एक दो एग्जांपल और लिख लो। -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहां पे कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपका इंटीजर है अंदर वाली वैल्यू। तो अगर आप इसके अंदर इंटीजर पुट करेंगे तो आंसर इंटीजर ही आता रहेगा। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब? हाँ,
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पूरा पूरा डेफिनेशन ये है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। सर वो पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ये मैं यही समझा रहा हूँ तेरे को। यहाँ पे देख क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये वो बड़े से बड़ा इंटीजर होगा जो लेस देन और इक्वल टू एक्स है। मतलब -6.5 से तो बहुत सारे छोटे इंटीजर्स है ना रोशनी, या 7.21 से छोटे तो बहुत सारे इंटीजर्स है ना। 7 भी इससे छोटा है, 6 भी इससे छोटा है, 5, 4, 3 और जितने भी ये छोटे इंटीजर्स हैं इन सब में जो सबसे बड़ा है। ओके सर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, जो भी बड़े से बड़ा ऐसा इंटीजर हो कि आपकी वैल्यू से या तो छोटा हो या बराबर हो, वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बोला जा सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोर फंक्शन। क्यों फ्लोर फंक्शन बोला जाता है अभी हम बताते हैं इसका मतलब भी। अभी तो आपने बस मुझे आपको ये बताना था, समझा रहा था कि कैसे इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे इसकी फंक्शनिंग चल रही है। अगर इसके अंदर हम इंटीजर रखेंगे तो इसने एज इट इज बाहर निकाल देना है, उस पर इसका कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा उस पर, क्योंकि इसका काम ही इंटीजर बनाना है। और अगर इसके अंदर हम कोई फ्रैक्शनल वैल्यू रखेंगे तो ये इस तरीके से उसका आंसर होगा। यहां तक हो गया हो तो आगे बढ़े, कोई बचा है? ओके, आप अगर लिख ही रहे हैं तो इस बात को जरूर लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि x को हम हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, सॉरी x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो भी इससे अगले वाले पार्ट में भी काम आएगा और आगे भी चलते हुए काम आएगा। कैसे काम आएगा वो इससे अगले पार्ट में हम आपको डिफाइन करके बता देंगे कैसे काम आएगा। ओके, हाँ ये तो हमने समझ लिया इसकी फंक्शनिंग कैसे थी, क्योंकि अलग तरीके की चीज थी। तो मैं आपको समझाना चाहता था कि किस तरीके से फंक्शनिंग कर रहा होगा, किस तरीके से ऑपरेट कर रहा होगा। नाउ लेट्स डू द ग्राफ। ओके, अब ग्राफ समझने के लिए आपको सबसे पहले आपने फंक्शनिंग समझ ली, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ग्राफ के लिए। आप शुरू करते हैं जरा। कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे? हाँ जी, x की वैल्यू 0 रखो, क्या आंसर आ रहा है भाई? ग्राफ बनाने के लिए fx को y से रिप्लेस कर दिया, y इज इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का ग्राफ बना रहा हूं। तो x को अगर मैं 0 रखूंगा यहाँ पे तो आंसर क्या मिलेगा मेरे को? 0 ही मिलेगा। मतलब 0 रखा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 0, क्योंकि 0 इज एन इंटीजर, 0 इज एन इंटीजर, तो 0 डायरेक्टली ऐसे ही बाहर आ जाएगा। 0.1 रखूंगा तो 0
0.5, सर 0 0.99, सर तभी 0 तब भी 0, 1 रखा तो सर 1 ही रहा 1 रखा तो 1 बाहर आ जाएगा निकल के, क्योंकि वो अपने आप में एक इंटीजर है। चलिए देखिए जरा ध्यान से, 0 से 1 के बीच में जब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू डाली तो y 0 ही आ रहा है, यानी कि ग्राफ बनाइए और 0 पे भी यही आंसर आ रहा है। हाँ 1 पे यह आंसर नहीं आ रहा, 1 पे देखो मैंने ब्लैंक डॉट बना दिया, 1 पे आंसर हो गया इसका कुछ 1। आपको यहाँ पे हटाना पड़ेगा जिससे कि ब्लैंक डॉट में दिखा पाऊं। 1 पे आंसर हो चुका है 1, हाँ जी 1.2, 1.2 पे आंसर, सर 1 1.99 तक, सर तभी 1 तब भी 1। चेंज कहां पे होगा अगली बार जाके? सर 2 आएगा सर जैसे 2 आएगा इसके अंदर तब चेंज होगा, तो 1 से लेकर 2 तक ही हमेशा 1 ही रहेगा। x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, y तो भाई फिक्स है 1। जैसे 2 आया 2 पे इसने फिर से ब्लैंक डॉट दे दिया कि 2 पे आंसर ये नहीं है, 2 पे हम पहुंच गए 2 के पास। जैसे x को 2 रखेंगे y बनेगा 2, और फिर 2 से लेकर 3 तक y रहेगा 2 ही। जैसे 3 पहुंचेंगे फिर से चेंज होगा, ऊपर पहुंच जाएंगे। इसीलिए देखो ये फ्लोर स्टेयर्स की तरह बन रहा है, स्टेयर फंक्शन भी बोल देते हैं, स्टेयर केस, बहुत सारे नाम होते हैं, इसीलिए इसका फ्लोर फंक्शन बोलते हैं इसको हम, क्योंकि इसकी वैल्यूज कुछ इस तरीके से आ रही होती हैं। 1 से लेकर 2 के बीच में हमेशा 1 ही दे रहा होता है, तो ग्राफ ऐसे बढ़ने के बजाय फ्लोर पे आ गया। ऐसे ही इससे पहले में ऐसा होगा कुछ, ग्राफ का नेचर हमें बताता है कि ये फ्लोर फंक्शन है या स्टेप वाइज फंक्शन है, सब इसी के ही नाम है। सर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है ना? बिल्कुल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ही बात, तो कैसे बन रहा है ये मैंने साइड में एक्सप्लेन भी कर दिया। आप वैल्यूज ऑफ x देखिए, कोई भी इसके बीच में रखेंगे 3 से 4 के बीच में, y की वैल्यू 3 ही मिलेगी आपको। So basically this is a graph of y is equals to 2, y is equals to 3, y is equals to 1, y is equals to 0, y is equals to -1. Simple. So on and so forth. इस तरीके का कोई भी ग्राफ, कोई भी नहीं, एक ही होगा, ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x, फ्लोर फंक्शन बोला जा सकता है। बात करते हैं जरा इसके डोमेन और रेंज की। डोमेन, क्या इसको किसी नंबर से प्रॉब्लम है कि मेरे अंदर ये मत रखो? नो सर कुछ भी रख सकते हैं आप, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो डोमेन होना चाहिए ऑल रियल नंबर्स, जो आपको रखना चाहते हैं, x का जो इनपुट देना चाहते हैं दे दो। y कैसा मिलेगा? रेंज क्या होगा? हमेशा इंटीजर होगी, कोई भी इसका ऑल रियल नंबर्स रेंज नहीं होगी, इसकी इंटीजर्स होगी, z, कोई भी इंटीजर z या i जैसे आप डिनोट करना चाहें। रेंज होगी सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स, इंटीग्रल वैल्यू, काम ही इसका ही है इंटीजर बना के देना। सर ग्राफ में अगर हम एरो ना बनाए तो मतलब बदल जाएगा? नहीं, एरो तो मैंने ऐसे ही बना के दिखा दिए, ग्राफ में एरो दिखेंगे भी नहीं तेरे को।
एरो तो मैंने इसलिए बना के दिखाया था, y इज इक्वल्स टू 3 की लाइन है ये y इज इक्वल्स टू 2, ये y इज इक्वल्स टू 1। ओके एरो की जरूरत नहीं। नेचर में ना ऑड है ना इवन है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में भी इसका ग्राफ सेम नहीं है, ये मत समझना सेम है ना, बिल्कुल सेम नहीं है। क्योंकि जब x 1 से 2 के बीच में होगा तो y की वैल्यू 1 आ रही है, बट जब x -1 से -2 के बीच में होगा तो y की वैल्यू -2 आ रही है, ना कि -1। तो ये नेचर, ये दिखने में आपको कहीं ऐसा लग रहा हो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ सेम है तो ऑड फंक्शन हो गया, नहीं, दिस इज नॉट एन ऑड फंक्शन। हाँ एक ही चीज है बस, डिसकंटिन्यूअस है यार, बार बार टूट जाता है। कहां पे टूटता है? पहले 0 पे टूटा, -1 पे भी टूटा, -2 पे भी टूटा, 1 2 3 4 सारे इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है। इंटीजर के इधर 2 के इधर 1.99 पे वैल्यू होगी 1, 2 पे वैल्यू हो जाएगी 2, और 2 के इधर राइट हैंड साइड पे वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 2.0001 लोगे तब भी आंसर आएगा 2। तो डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि हर इंटीजर के राइट हैंड साइड पे कुछ और वैल्यू आ रही होगी, हर इंटीजर के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ और वैल्यू आ रही होगी। So this is discontinuous at x belongs to integers. Now important part is properties. क्वेश्चन आ चुका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे बेस्ड ऑलरेडी। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज इंपॉर्टेंट बोली जाती है उसका मतलब होता है क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आने के चांसेस है। प्रॉपर्टीज लिखने से पहले आप एक बात समझ लीजिए कि हम एक नंबर n के बारे में बात कर रहे हैं। n कोई नेचुरल नंबर है या n कोई इंटीजर है, और x जो है हमारा वो n से लेके n+1 के बीच में। इक्वल्स टू भी नहीं बोल रहा, बीच में है कुछ। अगर इंटीजर होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, बट अगर इंटीजर नहीं है तो हम बात कर रहे हैं इन सारी प्रॉपर्टीज की। तो n हमारा कोई इंटीग्रल वैल्यू है और x की वैल्यू n से लेके n+1 के बीच में। तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x निकालेंगे तो वो तो आ जाएगा सीधा का सीधा n, क्योंकि x n से बड़ा है, n+1 से छोटा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x आ जाएगा n। सेकेंड पार्ट, माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n। आप किसी भी इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस टाइम्स ऑफ n ही हो जाएगा, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n ही हो जाएगा। यानी कि -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -4 ही आएगा। वही हम भी कह रहे हैं कि -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4 ही आएगा। सिमिलरली अगर आप -x निकाल रहे हैं बट, तो -x मतलब नेगेटिव नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हैं अगर आप, तो आपको माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x -1 बोल देना चाहिए। इफ x इज नॉट एन इंटीजर, है भी नहीं वैसे तो ऊपर ही लिख दिया था हमने। अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी को एक एग्जांपल से समझिए कि सपोज आपने -4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाला, तो -4.1 का हमें पता है -5 होता है, बट इस चीज को यहां पे कैसे दिखाएं? इस चीज को दिखाने के लिए क्या करा गया कि भाई आप माइनस को तो बाहर रखो, 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल लो, क्या आएगा? 4 आएगा, बट इसका आंसर तो -5 है। तो आप माइनस ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसमें से एक और बता दो, तो आंसर इसका -4 -1 -5 ही आएगा, जो कि ओरिजिनली आंसर आना भी चाहिए। तो अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा,
माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 1। फोर्थ पार्ट या फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आप x के अंदर कोई भी इंटीजर ऐड कर रहे हैं, मैं i से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा इसको, यानी कि आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ समथिंग प्लस इंटीजर निकाला, तो वो इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जाके कोई फर्क नहीं डालता, आप उसको डायरेक्टली बाहर भी निकाल सकते हैं। और आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस आई। सर आई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आई रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे इंटीजर। जैसे इसको भी एक एग्जाम्पल समझते हैं इसका भी। क्या मैं ग्राफ हटा सकता हूं? कोई बचा है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, अब जरा मुझे जगह चाहिए होगी, थोड़ा स्पेस चाहिए। एक तो प्रॉपर्टीज मेरे को आपको एक्सप्लेन करनी है, इस तरीके से वर्क कर रही है। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल आपने 4.1 प्लस 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाला, तो हम ये कह रहे हैं कि यार देखो ये जो 9 है ना, जो भी इसके अंदर इंटीजर डला हुआ है वो क्या ही फर्क डाल रहे हैं। मतलब अगर इसका मैं आंसर ऐसे निकालूं कि दोनों को ऐड कर लूं अंदर ही 13.1 और तब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूं तो 13 आया, तो वो तो ऐसे भी आ जाता। ये भी तो 13 ही बनता। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर अगर आपने कोई भी इंटीजर ऐड करा तो इंटीजर इसके डेसिमल वाले पार्ट पे थोड़ी ना कोई डिफरेंस डाल रहे हैं, इंटीजर तो डायरेक्ट इसकी इंटीग्रल वैल्यू ही बढ़ा रहा है। तो अगर आपने इसके अंदर कोई इंटीजर पुट करा हुआ है तो आप उसको बाहर निकाल दो सीधा ऐसे ही, आपको कोई जरूरत नहीं है कि उसको ऐड करें और तभी बाहर निकालें ना, डायरेक्टली ऐसे ही बाहर निकाल दो। अब एक और एग्जांपल, एक नेगेटिव नंबर के लिए भी एग्जांपल देख लेते हैं। माइनस के 1.2 प्लस 7, माइनस के 1.2 प्लस 7, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो देखो इसका आंसर आएगा 7 माइनस 1.2 बन जाएगा ये। 7 माइनस 1.2 का मतलब होगा 5.8। 5.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाता है 5। बट अगर मैं इसको ऐसे करता कि माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे ही छोड़ दो प्लस 7, तो भी तो ये आंसर -2 प्लस 7 5 ही आता। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर आप इंटीजर ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों ही केसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको उठा के बाहर ले आओ। तो इसलिए हमने प्लस इंटीजर इसीलिए लिखा है, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। आपका इंटीजर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करा गया है, सीधा बाहर निकल सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। सर जो आई है वो भी नेगेटिव हो सकता है, जैसे 1.2 माइनस 7। हाँ, करके देखिए, एक एग्जांपल से करके देखिए। फर्क पता है कब पड़ेगा ऋषभ? जब ये इंटीजर के अलावा कुछ और नंबर होता हो, मान ली ये भी फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसे बाहर नहीं लिख सकता, तो निकाल के अलग अलग, क्योंकि तब चीजें चेंज हो सकती है। कि मान ले 7.8 लिखा होता इधर, या इधर भी 7.2 लिखा होता, तब आंसर मैच नहीं करता। अगर इंटीजर है, प्लस हो या माइनस हो, वो तो मैटर ही नहीं करता। और अगर इंटीजर ही है तो नो वरीज, हम उसको बाहर निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको दिया गया है ग्रेटेस्ट। अब जो नेक्स्ट 3-4 प्रॉपर्टी है, पहले इनको हम यहाँ पे जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज करने के लिए मैं मतलब इनके जो आंसर लिखवा रहा हूँ पहले इन्हें समझते हैं। मान लो मुझसे बोला कि भैया ऐसा एक्स बताओ, ये जो सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको रीड कर रहा हूँ, रीड करने से मतलब मैं इसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ क्या कह रहा है ये मुझसे। दिया तो ऐसे लिख के दिया है कि जी आई ऑफ एक्स
GIF of x is greater than 2, दिया तो मेरे को ये है, पर इंटरप्रेट करने के लिए मैं ऐसे इंटरप्रेट करूंगा इसको, यानी जी मेरे को ऐसा x बताओ जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 से बड़ा हो। अब मैं ऐसा x कौन सा ले सकता हूं? सपोज मैंने x को लिया 2.2, तो 2.2 का x 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होगा, 2.2 इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2.7 भी इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2.99 तक कुछ भी इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हो जाएगा 2। तो इसका आंसर होना चाहिए 3 या 3 से बड़ा कुछ भी ले लो x, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका GIF हमेशा 2 से ज्यादा ही आएगा। नहीं, इसका आंसर ये होना चाहिए, आप x को 3 से छोटा कुछ भी लेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 से बड़ा नहीं आ पाएगा, 2 के बराबर या 2 से छोटा ही आएगा। सर समझ नहीं आया ये। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन 2 लिखा है, इसका मतलब ये है ऋषिक कि हमें ऐसी x की वैल्यूज लेनी है जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 से बड़ा है। यस सर। x को अब तू सोच पहले इस बारे में, इसीलिए हमने प्रॉपर्टी लिखने से पहले यहीं पे पहुंचे हम, क्योंकि ये ऐसे डायरेक्टली लिखते तो हम समझ नहीं आती। इससे पहले हम यहाँ पे पहुंचे कि भाई अभी हमें वैल्यूज दिखा रखी हैं, अब तू खुद सोच के बता कि क्या क्या x में यहाँ पे ले सकता हूँ, कौन कौन सी x की वैल्यूज ऐसी होंगी जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 या 2 से बड़ा है, 2 भी नहीं आना चाहिए। सर नेक्स्ट इंटीजर से बड़ा होना चाहिए, नेक्स्ट इंटीजर। वही बोल रहे हैं वैसे तो, वही हमने लिखा भी है। पहले तो यहाँ से सोच कि x 2 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। हाँ सर। 2 से छोटा होगा तो उसका जितने भी greatest रियल function नंबर्स कैसे बनेगा? 2 से बड़े होंगे वो सारे x के वैल्यू से सकते हैं। ऐसा लगता है मैं रोशनी, बिल्कुल यहाँ तक हमें पहुंच जाना चाहिए। पहली चीज तो जो रोशनी ने बात बोली है वहां तक हमें पहुंच जाना चाहिए कि 2 से छोटा तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। पर रोशनी प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसे बट सर मुझे पता है सर, 2 से ज्यादा अगर होगा तो फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 ही है, तो 3 से 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है रोशनी, यही बात यही बताना चाह रहा था कि अगर हम देखो 2 से छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब 2 से 3 के बीच में भी बट अगर होगा तो उसका आंसर भी तो 2 ही बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आप x को 3 या 3 से छोटा रखिएगा